पिछले क्लास में हम लोगों ने शुरू किया था अर्थशास्त्र इतिहास चैप्टर संख्या 2 और उसमें हम लोगों ने मगध साम्राज्य के बारे में चर्चा प्रारंभ किया था, जिसमें हम लोगों ने हर्यक वंश, नागवंश और नंद वंश तक के बारे में चर्चा किया था। नंद वंश के बाद नंद वंश का जो अंतिम शासक था घनानंद, नंद वंश का अंतिम राजा कौन था? घनानंद। और घनानंद का बात करें, घनानंद का अंत मतलब सफाया चंद्रगुप्त मौर्य नामक एक व्यक्ति ने कर दिया और उसकी जगह पर मतलब नंद वंश के जगह पर एक नए राजवंश की स्थापना किया जिसका नाम था मौर्य वंश। तो हमने कल के क्लास में चर्चा किया था घनानंद के शासन काल में भारत पर एक विदेशी आक्रमणकारी का आक्रमण हुआ था जिसका नाम था सिकंदर। क्या नाम था? सिकंदर, जिसे अंग्रेजी में अलेक्जेंडर कहते हैं। सिकंदर, जिसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं? अलेक्जेंडर। अब जाने कि सिकंदर था कौन? सिकंदर के भारत पर आक्रमण का उद्देश्य क्या था? तो सिकंदर मेसिडोनिया, क्या है? मेसिडोनिया या मकदुनिया, मेसिडोनिया कहो या मकदुनिया कहो, कि राजा फिलिप का बेटा था। मतलब सिकंदर मेसिडोनिया के राजा नाम क्या था? फिलिप। फिलिप का बेटा था और इसके माता का नाम था ओलंपिया। माता का नाम क्या था? ओलंपिया। 356 ईसा पूर्व में, मतलब ईसा मसीह के जन्म के 356 साल पहले सिकंदर का जन्म हुआ था। कहा? मकदुनिया या मेसिडोनिया में 356 ईसा पूर्व में सिकंदर का जन्म हुआ। पिता का नाम फिलिप और माता का नाम था ओलंपिया। सिकंदर ने अरस्तु से शिक्षा प्राप्त किया था। किससे? अरस्तु, जिन्हें राजनीति विज्ञान का पिता कहा जाता है। राजनीति शास्त्र का जनक, बायोलॉजी का मतलब जीव विज्ञान का पिता जिन्हें कहा जाता है, उस अरस्तु से सिकंदर ने शिक्षा प्राप्त किया था। तो महान लोग से जो शिक्षा प्राप्त करेंगे निश्चित तौर पे महान ही होंगे, इसमें कोई शंका नहीं है। क्योंकि जैसी संगति वैसी नियति, व्यक्ति के व्यक्तित्व पर संगति का प्रभाव पड़ता है। संगति यदि अच्छे लोगों की होगी तो आपका विचार भी, आपका व्यक्तित्व भी अच्छा हो जाएगा। यदि संगति बुरे लोगों की होगी तो आपका विचार भी, व्यक्तित्व भी बुरा हो जाएगा। जैसे छोटा सा उदाहरण मैं आपको बता दूं कि दूध की दुकान पर यदि तुम शराब पियोगे तो कोई नहीं कहेगा कि शराब पी रहा है, कि दूध ही पी रहा है। लेकिन यदि शराब के दुकान पर दूध का सेवन करोगे तो तुम्हें लोग कहेगा कि नहीं, शराब ही पी रहा है। मतलब ये हो रहा है कि समझ में ये लेना है कि अच्छे के साथ जाओगे तो अच्छा बन जाओगे, और कितना भी अच्छा क्यों ना हो, बुरों के साथ जाओगे तो बुरा बन जाओगे। गलत कि सही? तो माहौल इंसान को, जल्दी खींचो, 20 मिनट तू लेट हो ना। माहौल इंसान को अच्छा या बुरा बना देता है, राइट? बैठ लो, बैठा लो कोई आदमी। अरे लड़की की साइड में, यहीं बैठ जाओ, पीछे बैठ जाओ। तो हमने कहा सिकंदर मेसिडोनिया के राजा फिलिप के बेटा
और इसके माता का नाम था ओलंपिया। माता का नाम क्या था? ओलंपिया। इनके गुरु का नाम था अरस्तु। गुरु का नाम क्या था? अरस्तु। और इनका विवाह जिस लड़की से हुआ था उसका नाम था रिक्सोना। सिकंदर की पत्नी कौन थी? रिक्सोना। शिक्षा पूरी करने के बाद सिकंदर अपने पिता के साम्राज्य या अपने साम्राज्य में वापस आया। सिकंदर जब 20 वर्ष का था तो सिकंदर के पिता अरस्तु की मृत्यु हो जाती है। मतलब 336 ईसा पूर्व में, फिलिप की, सिकंदर के पिता फिलिप की क्या होती है? मृत्यु हो जाती है 336 ईसा पूर्व में। उस समय सिकंदर का उम्र मात्र 20 वर्ष था। 36 में मरा था। उस समय सिकंदर मात्र 20 वर्ष का था। पिता के मरने के बाद सिकंदर मकदुनिया का सम्राट बना, शासक बना। और सिकंदर सत्ता प्राप्त करने के बाद यह पाया कि हमारे पिता का स्वप्न था कि हम विश्व विजेता बने। सार्वभौम शासक बनने का स्वप्न सिकंदर के पिता फिलिप ने देखा था। ठीक है, तो अपने पिता के सार्वभौम शासक के स्वप्न को पूरा करने के लिए सिकंदर ने एक विशाल और मजबूत सेना का गठन कर लिया और अपने सेना की सहायता से 331 ईसा पूर्व में विश्व विजय के लिए निकल पड़ा। सिकंदर विश्व विजय के लिए निकला तो कहा जाता है कि जो भी शासक सिकंदर के सामने आता वो शासक लड़ता नहीं था, सिकंदर की अधीनता स्वीकार कर लेता था बिना लड़े। सिकंदर का इतना बड़ा नाम था, उसका खौफ था कि राजा लोग बिना लड़े ही सिकंदर की अधीनता स्वीकार कर लेता है। एक विद्वान लिखते हैं कि सिकंदर ने इतने राजाओं को पराजित कर दिया था कि 7 रथ पर राजाओं का मुकुट और उनके खजाना का चाबी ही ढुआता था। इसमें सबसे अधिक जो सऊदी अरबिया साइड के जो राजा थे, शाह थे, 16 उन लोगों का लूटा हुआ था। सिकंदर का अगला अभियान इंडिया की ओर होने वाला था। भारत, अखंड भारत पर आक्रमण होने वाला था। अखंड भारत मतलब अफगानिस्तान तक था। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, ये सारा अखंड भारत का मानचित्र है। इस बात की जानकारी मिली तक्षशिला विश्वविद्यालय में पढ़ाने वाले राजनीति शास्त्र के महान आचार्य चाणक्य को हम कौटिल्य और विष्णुगुप्त के नाम से भी, जैसे उन्हें सपना मिला, सब सूचना मिली कि सिकंदर का भारत की ओर अभियान होने वाला है, सिकंदर भारत पर आक्रमण करने वाला है। सिकंदर क्या देखता है कि चाणक्य क्या देखा कि सिकंदर का यदि भारत पर आक्रमण होगा तो एक बात होगा कि भारत के उत्तर पश्चिम सीमा पर जितने भी राजा हैं किसी काम के लायक नहीं है, सारे छोटे छोटे हैं। सबसे बड़ा था आम्भी, जो तक्षशिला का राजा था, वो तो इतना कायर डरपोक था जिसका हिसाब ही नहीं है। चाणक्य का वो शिष्य ही था। चाणक्य ने कहा मजबूत करो, आर्थिक सहायता हम उपलब्ध करवाएंगे तुमको। कहा गुरुजी प्राण रहेगा तो, पहले तो वादा किया, बाद में मुकर गया वादा से, प्राण बचे तो लाखों पाए वाली बात है। शिक्षक का काम ये नहीं कि ज्ञान देना है, अपने नॉलेज होते हुए अपने जिस राज्य में रहता है उस राज्य की रक्षा करने का दायित्व भी गुरु का होता है। चाणक्य तुरंत तक्षशिला से पलायन कर गए। कहा? मगध सम्राट के पास आए। उस समय मगध के सम्राट थे कौन? घनानंद के दरबार में आए और सारी योजना बता दी कि सिकंदर इंडिया पर आक्रमण करेगा, उसका स्वप्न है विश्व विजेता बनने का। वो जो ठान लेता है वो करके छोड़ता है, क्योंकि वो मेरा सहपाठी रहा है। क्योंकि चाणक्य भी अरस्तु का ही शिष्य था। जिस टीचर से चाणक्य पढ़ा था उसी टीचर से सिकंदर भी पढ़ा था। अगर ये दोनों महान थे तो महानता के पीछे कारण इनके गुरु भी महान थे। इनके गुरु अरस्तु जिससे पढ़ा था उनका नाम था प्लेटो।
और प्लेटो ने जिसे शिक्षा प्राप्त किया तो उसका नाम था सुकरात। तो महान लोग के साथ रहने वाले महान ही होते हैं, गलत कि सही? तो सिकंदर के बारे में पूरी योजना बता दी। कहा जाता है कि घनानंद ने चाणक्य की बात को सुना भी नहीं और बिना सुने ही धक्का दे के दरबार से निकाल दिया। कुछ विद्वान कहते हैं, कुछ लोग तो कहता है ये तो ब्राह्मण थे, बाल चोटी पकड़ कर खींचा और दरबार से बाहर निकाल दिया। तुम्हारे से सलाह देने वाले बहुत है। ब्राह्मण टिक्की बांध के रखते हैं, टिक्की खुल गया, प्रतिज्ञा किया कि टिक्की उस दिन बंधेगा जिस दिन तुम्हारा समूल नष्ट हो जाएगा। विश्व भारत के इतिहास में दो ऐसे व्यक्ति हुए हैं जिन्होंने बाल को लेकर प्रतिज्ञा किया, एक द्रौपदी और एक चाणक्य। द्रौपदी ने को भरी सभा में दुशासन उसका बाल खींचते हुए लाया और उसके वस्त्र को खोलने का प्रयास किया तो प्रतिज्ञा की थी कि यह बाल तब बनाएगा जब तुम्हारे सीना से क्या मिलेगा? लहू मिलेगा, तेल के रूप में उसका हम प्रयोग करेंगे। चाणक्य भी प्रतिज्ञा कर लिया कि टिक्की तब ही बनाएगा इस ब्राह्मण का जब तुम्हारे खानदान में आग देने वाला कोई नहीं बचेगा। ऐसा प्रण किया घनानंद के दरबार में और दरबार से धक्का देकर निकाल दिया गया, निष्कासित हो गया। निष्कासित होकर जंगल के रास्ते निराश उदास मन से तक्षशिला की ओर जाने लगा और मन में प्लान बनाने लगा कि आखिर हम तो ब्राह्मण हैं, मेरा काम है ज्ञान देना, हथियार चलाना नहीं, तो मेरे स्वप्न को पूरा आखिर कौन करेगा? जा रहा था रास्ते में, तो रास्ते में आप लोगों के छोटे छोटे बच्चे थे, एक खेल खेल रहा था। उस खेल का नाम था राजकिल्लम का खेल खेल रहा था। चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को जब वो बच्चा था तब अपने मित्रों के साथ राजकिल्लम का खेल खेल रहा था। चाणक्य बड़ी गौर से खड़ा होकर वह देखने लगा कि इंसान का गुण उसके खून को सिद्ध करता है, गलत कि सही? किसी बच्चा का क्वालिटी अगर तुम अच्छे विचार के हो तो हम सीधा कहते हैं इसका बाप मतारी ही अच्छा होगा। अगर तुम गलत कहो तो मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन तुम अगर अपने बिहेवियर को गलत दिखाते हो, एक लाइन में कहता हूं अपने हृदय से ही बाप मतारी इस काबिलियत का होगा। सीधा अच्छा करते हो तो प्रशंसा माता पिता को मिलती है, गलत करते हो तो गाली माता पिता को ही मिलती है, क्योंकि आपका परवरिश आपके परिवार में ही होता है, गलत कि सही? तो माता पिता को सम्मान तब मिलता है जब आपका बिहेवियर क्या होता है? अच्छा होता है। देखा, कहा कि नहीं ये जरूर किसी राजा का बेटा होगा, क्योंकि यह खेल किसी किसान घसबहा का बेटा खेल ही नहीं सकता है, गलत कि सही? चौसर पहले के जाने के राजा महाराजा ही खेलते थे, तो जो देखा होगा सुना जानेगा। अब गांव में किसी बच्चे देखना कि तू चेस खेलोगे मेरे साथ? अरे चेस होता को ज्यादा चाय बार चूसना कह रहा है क्या? अंदर जानता ही नहीं है क्या? वो तो गिल्ली डंडा खेल लेगा ना, लुका छुपी खेल लेगा, खींचा खींचंत खेल लेगा, बीटो बीटो खेल लेगा, जल्दी नहीं, हाँ गोली गोली खेल लेगा। भाई जो जैसा देखा वही ना करेगा। खेल समाप्त हुआ, उससे पूछा कि तुम्हारे पिता कौन है? इशारा किया, वो लकड़ी जो काट रहा है वो हमारा बाप है, और जो झाड़ू लगा रही ना झोपड़ी में वो हमारी माँ है। चाणक्य टेंशन में आ गया, लगता आत्महत्या करने के। आज तक हमारी भविष्यवाणी असफल नहीं हुई। हमको तो दिखाई दे रहा है ये बच्चा किसी राजा का बेटा है, आई कह रहा है कि नहीं उजला का रहा वो हमारा बाप है। रियल में लकड़हारा का बेटा उठा नहीं, पिपली वंश के राजा, कल के क्लास में मैंने कहा था पिपली वंश के राजा सूर्यगुप्त का बेटा, और बता दी तो बोला हूं, सूर्यगुप्त का बेटा, और इसके माता का नाम था मूरा, जो घनानंद की कोप का शिकार हुआ था। इसकी मां बेहद सुंदर थी और घनानंद मगध का राजा बड़ा ही अत्याचारी था, वो सूरा सुंदरी में ही लगता था। उसके अधीन छोटका राजा था। कहा कि तुम अपनी पत्नी को हमें दे दो। उसकी पत्नी को प्राप्त करने के लिए उसने अटैक किया और सूर्यगुप्त क्या कर दिया? मरवा दिया।
उस समय बड़ी छोटा था चंद्रगुप्त मौर्य। इसके माँ को बंदी बना के ले आया कि इसे ब्याह कर लेंगे, लेकिन इसकी माँ शादी नहीं की, जेल में बंद कर दिया चंद्रगुप्त मौर्य की माँ को। किसने? घरानंद ने। और छोड़ते समय इसके चिन्ह दे दिया, मोर का चिन्ह सीना पर दाग दिया कि जब कभी मिलेगा दासी को दे दिया कि जाओ इसको तू पाल देना, बड़ा होगा तो जान जाएगा इसके पिता के जिसने हत्या किया है बदला ही जरूर लेगा। वो दासी होशियार जोगी के कुत्ता बलाए, वो सोची कि हम करा लेके की करेंगे कि कहीं दूसरा राजा के यहाँ जाएंगे, वो लड़का लेके जाएंगे तो हमारा को रखबे नहीं करेगा। एक लकड़हारे के हाथे बेच दिया। लकड़हारा सोचा कि सबसे बड़ा था कि लड़का तो बिल्ला ही तो 2-4 साल खिया भाई, उसके बाद बकरी कटता ही होना जोड़े, मंगनी में को नौकर मिल रहा है ना हमें। लकड़हारा भी उसको लेकर लगा पालने। दुर्भाग्य या सौभाग्य कहो कि चाणक्य गया लकड़हारे के पास, कहा कि लड़का हमको दे दो, हम चाणक्य इसको पढ़ा लिखा के एक अच्छा इंसान बना देंगे। लकड़हारा कहा कि बड़ा होशियार है तो खिला पिला के बड़ा कर दिए, कब आने वाला हो तो हम पूरा दे दे। अभी लकड़ी काटेगा, हम बैठ के खाएंगे, हाँ तारी पिएगा फटका के सब। अब क्या करेंगे, गरीब की सोच तारी तक ही सिमट जाता है, इसलिए गरीब अमीर नहीं हो पाता। क्या अगर बचत करने की उसी मनसा हो जाती तो शायद गरीब गरीब नहीं रहता। इसलिए कि विद्वान ने कहा गरीबी ही गरीबी की जननी, क्योंकि गरीब इंसान का सोच ही गरीब होता है। शांत रहना है। हमने कहा कि चाणक्य ने कहा कि हमको दो, तो कहा कि न देंगे, तो कहा कि हम अपने जीवन की सारी कमाई तुमको दे देंगे। सोना का सिक्का था इनका, बहुत ज्यादा सिक्का था, पटुआ निकाला उछल दिया, सब ले लो लेकिन दे दो एक रात। क्योंकि टीचर आंक लेता है कि कौन बच्चा भविष्य में क्या कर ले, टीचर मास्टर नहीं। आप लोग कहीं ना कहीं से पढ़ के आए होंगे, 1 घंटा बराबर 60 मिनट और 60 मिनट में 60 सेकंड होता है। ईमानदारी से 300 सेकंड पढ़ाई नहीं होती होगी। एक शब्द के बाद 20 को प्रवचन चलता होगा, 12:30 में शुरू होता होगा, 1:15 तक जाता होगा, लेकिन 20 मिनट की डीएल पढ़ाई होती होगी 15 मिनट। तो मास्टर हो गए, माह को टार रहे हैं। गलत कि सही? आप ज्ञान लेने आए हो, हम 30 मिनट ही पढ़ाएंगे, 30 मिनट के हर सेकंड का प्रयोग शब्द अच्छे ज्ञान के लिए हो, क्योंकि आप ज्ञान लेने आए हो, मनोरंजन करने नहीं आए हो। गलती बोला हूं? कहा कि हम इसको अच्छा बना देंगे, पूरा ईमानदारी से पूरा पैसा चाणक्य ने उसको दे दिया। देखा, कहावत है कि अंधे क्या पाए 2 आंख, जरा कुछ नहीं हो 100 को सोना का सिक्का मिल रहा हो तो बड़ी हंसोद के रखा लेते ही, कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ाइएगा, अच्छा बना दीजिएगा। चाणक्य ले गया उस बालक चंद्र को तक्षशिला विश्वविद्यालय में, राजनीति शास्त्र के प्रोफेसर थे, राजनीति, कूटनीति, युद्ध नीति सारा शिक्षा पढ़ा दिया इसको। तो कहा कि मैं तुमको अपना गुलाम बनाने के लिए नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं तुम्हें मगध सम्राट के रूप में देखना चाहता हूं, बस हमारा ख्वाहिश पूरा करो और हमारे अनुसार चलते रहो। पूरा पढ़ा दिया। संयोग से 326 ईसा पूर्व में 326 ईसा पूर्व में सिकंदर का अखंड भारत की सीमा पर प्रवेश होता है। चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को कहा, चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को कहा कि हम तो थ्योरी तुमको पढ़ा दिए, प्रैक्टिकल तो तुमको हम दिए नहीं। प्रैक्टिकल के लिए तुमको सिकंदर के सेना में शामिल होना पड़ेगा। सिकंदर की सेना में भेष बदल के घुसवा दिया, क्योंकि लड़ने की नीति उसी के पास है, मेरे पास तो सिद्धांत वाली नीति है। हम से सिद्धांत से किसी को जोड़ और तोड़ सकते हैं, लेकिन बल से किसी को तोड़ सकता है। तो सिद्धांत को अगर कार्य रूप देना है तो प्रैक्टिकल में आना। सिकंदर की सेना में चंद्रगुप्त मौर्य कुछ दिन रहकर प्रशिक्षण लिया और भारत की सीमा पर लगभग उस समय 22 या 23 छोटे छोटे राज्य थे। सभी राजाओं ने बिना लड़े सिकंदर की अधीनता को स्वीकार कर लिया। यहां तक कि आंधी तो सबसे पहले मुकुट उतार के रखा कि महाराज प्राण बचे तो लाख पाए, आंधी के रखते ही सब रख दिया। एक राजा था पोरस,
सिकंदर के आने की सूचना मिलने के बाद भी सीमा पर अपना मुकुट लेके नहीं गया। सिकंदर का आदमी पहुंचा कि तुम क्यों नहीं आए? कहा कि हम क्षत्रिय हैं, लड़ेंगे हारेंगे जो हो सो हो, लेकिन बिना हारे हम अधीनता स्वीकार करने वाले में से हम नहीं। सिकंदर और पोरस के बीच घमासान युद्ध हुआ। इतिहास में इस युद्ध को हाइडस पेश का युद्ध कहते हैं। कौन युद्ध? हाइडस पेश का युद्ध कहते हैं। इस युद्ध में पोरस क्या होता है? हार जाता है, पराजित हो जाता है। सिकंदर क्या होता है? जीत जाता है। सिकंदर जीता, पोरस हारा। तो सिकंदर के सैनिकों ने, सिपाहियों ने पोरस को बंदी बना करके सिकंदर के सामने पेश किया, प्रस्तुत किया कि महाराज यही है राजा जो आपसे लड़ने का दुस्साहस किया है। सबने तो अधीनता स्वीकार कर ली और ये आपके सामने खड़ा होने का हौसला दिखाया। सिकंदर ने प्रश्न किया कि बोलो तुम्हारे साथ मैं क्या करूं? बड़ी निडरपूर्ण से उत्तर दिया, बिना डरे उत्तर दिया कि एक जीता हुआ राजा एक हारे हुए राजा के साथ जो कर तुम मेरे साथ वही करो। मतलब हमको बंदी बना लो या हमारी हत्या करो तो हमें कोई डर नहीं। ये गर्व होगा ना कि हम झुके नहीं, लड़ते लड़ते मरे, वीर गति को प्राप्त हुए। मरना तो आजकल सबको है। सिकंदर ने बड़ी प्रसन्नता प्राप्त किया कि आज तक तुम कायर से शायद लड़ते आ रहे थे, तुम पहला इंसान हो जो हमारे सामने बोलने का, खड़ा होने का साहस दिखाया हो। और सिकंदर शेर का शिकार नहीं करता है, नहीं, शेर शेर को हमेशा दोस्त बनाता है। सिकंदर उसे अपना क्या बना लिया? मित्र बना लिया और उसका राज्य वापस कर दिया। लेकिन एक बात हुआ, पोरस के साथ जो युद्ध हुआ सिकंदर का, इस सिकंदर के सेना का मनोबल डाउन हो गया। एक छोटा राजा ऐसे लड़ा है। इसके राज्य के बाद, रावी नदी के बाद मगध की सीमा शुरू होती है। और मगध का राजा कौन? घनानंद, जिसके परमिशन के बिना हवा भी उसके राज्य में प्रवेश नहीं करती है। तो हम तो भला इंसान है, कैसे प्रवेश करें? इतना क्रूर था। सिकंदर के सेना कहा कि महाराज अब तो घर से लौटला बहुत दिन हो गया, लौटिए, दोबारा आप अभी देखा जाएगा। और चाणक्य इतने बड़े होशियार कूटनीतिज्ञ थे, उन्होंने अफवाह फैला दिया था कि जो रावी नदी को पार करेगा अकाल मृत्यु, मर जाएगा वो। सॉरी, ब्यास नदी को, तो इस नदी को पार करेगा वो क्या हो जाएगा? अफवाह झूठों के। इस होता कि विदेशी अगर सिकंदर तो है बहादुर, आई घनानंद तो चोट्टा ही अयास है कि रात पर लड़के आक्रमण कर लूटेगा और सूरा सुंदरी में डूबा रहेगा, डूबने रह जाएगा। और तब तक चलेगा कि सिकंदर जीत लिया। इसको देश का नाम मिट्टी में मिला देने वाला राजा है ना ये। चाणक्य ने इसलिए अफवाह फैला दिया कि जो इस नदी को पार करेगा मर जाएगा। सिकंदर के सेना के मन में 3 प्रकार की बात आ गया। पहला, पोरस की वीरता, डराने लगा। दूसरा, घनानंद की क्रूरता। और तीसरा, उसको अपने घर की याद आने लगी। चौथा, सिकंदर चाणक्य का भविष्यवाणी भी। अब करे सो क्या करे? सिकंदर हौसला दिया, रात में खूब शराब वराब पिया, कहा कि नहीं चलेंगे हम, जो नहीं चलेगा उसको ये करेंगे, ऊपर चलना तो पड़ेगा, विश्व विजय का सपना है मेरा। दुर्भाग्य, सिकंदर का प्रिय घोड़ा बुक फेला या बुका फेला। याद रखना, कई बार पूछा गया प्रश्न है कि सिकंदर के घोड़ा का नाम क्या था? तो बुका फेला। वह क्या हो गया? मर गया। सिकंदर अपने घोड़ा से बेहद प्रेम करता था, क्योंकि हर विकट परिस्थिति में उस घोड़ा ने उसका साथ दिया था। सिकंदर भी दुखी हो गया और 19 महीना भारत के सीमा में रहने के बाद यहां से क्या हो गया? लौट गया। कहीं भी ना रहा। सिकंदर स्थल मार्ग से इंडिया में आया और स्थल मार्ग से इंडिया से क्या चला गया? वापस चला गया। बात समझ गए? सिकंदर के सेनापति का नाम था सेल्यूकस निकेटर और सिकंदर के जल सेनापति का नाम था नियार्कस। जब सिकंदर यहां से लौटने लगा तो सेल्यूकस निकेटर को अपना गवर्नर, प्रांतपति बना दिया और लौट गया। लौटने के क्रम में 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में सिकंदर की क्या होती है? मृत्यु हो जाती है। और सिकंदर के लौट जाने के बाद भारत के मगध की राजनीति पर आते हैं थोड़ा सा, क्योंकि तो विदेशी था, हमको उसे आगे तक बढ़ना नहीं है। सिकंदर लौट गया। अब इधर
चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य मिलकर सेना का एक छोटा टुकड़ी का निर्माण किया। वो छोटे सेना के टुकड़ी से मगध पर आक्रमण कर दिया। इसमें कई बार असफलता मिली। कई बार क्या मिली? असफलता मिली, क्योंकि घनानंद के पास विशाल सेना था और इसके पास मात्र 10-12 हजार सेना थी। हर बार हार जाता था। चाणक्य निराश हो गया कि शायद हमारा सपना पूरा नहीं हो गया। हाँ, नहीं सपना पूरा होगा कि हम हर बार हार जाते हैं। इतना नीति मेरे पास है, फिर मैं हार क्यों रहा हूं? निराश होकर जंगल के किनारे एक झोपड़ी था, कुछ टोला एक बैठा था और इसी के तरह का एक बच्चा, हाँ, उदंड बच्चा, अमित्र बच्चा खाना खा रहा था। इसका आज भी गुण है, इसके बड़े भैया वो गए, वो भी यहाँ के छात्र रहे हैं, कि जब भी खाता है तो बीच में से उठा के खाता है। कहते काट काट खो ना भैया, कम उठते हम बीच में से खाओ। एक बच्चा था। बच्चा का सबका गुण होता है, ये नहीं मैं इसका नाम कह दिया हूँ, सारे बच्चे का, मैं भी बच्चा हूँ तब मेरा भी गुण था कि जैसे भोजन मिलता बीच में से खाता है। बच्चों को तो बीच में से खाए तो बहुता उठेगा, भर मुड़ जाएगा तुम्हें, काते काते उठेगा, तैका तैका उठेगा, ये मन में था। और बीच में तो चावल गर्म होता है तो हाथ जलता था। बच्चा चला, मम्मी हाथ जल रहा है। मतारी घर में से कहते रे काते काते खोड़ा कोड़ कोड़ के ना, हाथ भी नहीं जलेगा, अब भोजन भी ठंडा लगेगा, अब पेटो भर जाएगा। चाणक्य सुन लिया बात को, सोचा कि तो हमरा से बेसी होशियारी महिला है, क्योंकि हम डायरेक्ट राजधानी पर अटैक कर रहे थे। हमने 2 दिन पहले क्लास में कहा था, किसी विशाल वृक्ष को गिराना हो उसके जड़ पर प्रहार मत करो, टहनी पर प्रहार करो। टहनी कटते ही वृक्ष स्वतः सूख जाएगा, और सूखे हुए वृक्ष को काटना बड़ी आसान होता है। चाणक्य ने भी इसी नीति का सहारा लिया और अपने सेना को मगध साम्राज्य के चारों ओर फैला दिया और प्रशिक्षण दिया। 20 गो ढेला फेंक देना, छुप जाना, छापामार युद्ध करो, कर युद्ध, छापामार युद्ध करो। हेलो हेलो जी जी जी, हमने कहा छापामार युद्ध। तो उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम चारों सीमा से अटैक होना शुरू हो गया। घनानंद विचलित हो गया, क्या करे भाई, कि जनता ने तो विद्रोह कर दिया। जनता ऐसे ही विद्रोही हो गई थी उसके काल में। जनता पर तरह तरह का टैक्स लगा दिया था, अत्याचार करता था। पूरी सेना को बाउंड्री पर भेज दिया कि जाओ देखो क्या हो रहा है। चाणक्य राजमहल में क्या कर जाता है? चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य चाणक्य के कहने पर राजमहल में क्या कर जाता है? प्रवेश कर जाता है। और राजमहल में प्रवेश करके कई लोग हालांकि जान जाते हैं, लेकिन किसी ने विरोध नहीं किया, क्योंकि सब चाह रहा था कि घनानंद का क्या हो। अन्य की बात छोड़ लो, उसकी अपनी पत्नी भी चाहती थी घनानंद का क्या हो जाए, अंत हो जाए। तो जहां इतने लोगों का मतलब उसके प्रति घृणा थी, तो भला वो रह कैसे सकता है? अगर बहुत लोगों का समर्थन, आशीर्वाद, सपोर्ट रहेगा, तुमको गोली भी लगेगा, कुछ नहीं होगा। लेकिन जहां हजारों लाखों लोगों का घृणा तुम्हारे प्रति हो, श्राप तुम्हारे प्रति हो, तो सही बोलता चटैया पर से गिरने पर प्राण निकल जाता है क्या? और लोगों का आशीर्वाद हो तो 20 मंजिल पर से भी गिरोगे, कुछ नहीं होगा। इसलिए जीवन में कुछ करना हो तो श्राप तो किसी का मत लो, आशीर्वाद लो सबसे। ऐसा मत करो कि किसी का हृदय कष्ट में आ जाए और कुछ उल्टी बोली तुम्हारे प्रति निकाल दे। मोदी जी बच गए कल वैसा ही, जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री बचे, क्या करेंगे? राहुल जी का यही कुकृति ही है, हम यही दिन देखने को रह गया। ब्रिज पे थे, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता था। छोड़िए उन बातों को, हम लोग राजनीति के नहीं, अपने मुद्दे पर आते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य की बात कर लेते हैं। इन्होंने घनानंद की क्या कर दिया? हत्या कर दिया। किसके सपोर्ट से? और नंद वंश के जगह पर एक नए राजवंश की स्थापना किया, जिसका नाम पड़ा मौर्य वंश। इतना कहानी बताए हैं, सब बेकारे कहानी रहा होगा, लेकिन आनंद आया होगा सुनने में। तो बहुत सारा प्रश्न निकला है इसमें से, और यही पढ़ाई परीक्षा में लिखवाता है। जैसा एक सुबह एक बच्चा टेस्ट दे रहा था, कहता सर जी सब भोर पर आ गली, फिर कथी लिख कलसा में सुले याद अबै थे।
यस जो सुनता है ना वही परीक्षा में काम करता है, लिखा लिखा तो कॉपी में रह जाता है और सुना हुआ दिमाग में रह जाता है, और दिमाग का बात ही परीक्षा में काम करता है, शायद मेरा मानना है। कॉपी काम नहीं करेगा, काम करेगा सुना लगे। और हमारे बच्चे क्या है, अरे ही बकवास कर दो सर जी, कथी जाए ध्यान दिखा तो छोड़ न दिया कभी। 90% बच्चों का ये सोच है, लिखाई के दिन भी रहता है, अगला दिन हम पढ़ाएंगे आएगा भी तेरे बउआ रहा होगा, क्या लक्ष्मण? ऐसा होता है, वो भी किया है कई बार, इसलिए वो जी सपोर्ट किया है। आते हैं मौर्य वंश, संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य, सहयोगी चाणक्य, तक्षशिला विश्वविद्यालय में राजनीति शास्त्र के प्रोफेसर थे। ठीक है, यह चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के टीचर भी थे और गुरु भी थे। मौर्य वंश जिनका शासनकाल, मौर्य वंश इसका अवधि 322 ईसा पूर्व से 184 ईसा पूर्व, मतलब मगध पर मौर्य वंश के राजाओं ने कितने वर्षों तक राज किया? 137 वर्ष। कम से कम तक 322 ईसा पूर्व से, बीसी मतलब ईसा पूर्व होता, बिफोर क्राइस्ट। चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का मुक्तिदाता कहा जाता है, क्योंकि मगध की जनता को घनानंद के अत्याचार से इन्होंने ही मुक्त कराया था, इसलिए इतिहासकार चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का मुक्तिदाता कहते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य की बात करें तो चंद्रगुप्त मौर्य के पिता का नाम था सूर्यगुप्त, माता का नाम था मुरा, पत्नी का नाम था दुर्धरा जो घनानंद की बेटी थी। हाँ, उसी से विवाह किया, दुर्धरा से विवाह किया। बाद में इनका विवाह हेलेना से भी हुआ, लेकिन मेन तो पत्नी वो थी दुर्धरा। इनका उत्तराधिकारी हुआ कौन? बिंदुसार। इनके गुरु का नाम था चाणक्य। राजा बने तो प्रधानमंत्री भी अपने गुरु को ही बना लिया, चाणक्य ही इनका प्रधानमंत्री था, शिक्षक भी इनका चाणक्य ही था। और चाणक्य ने अर्थशास्त्र नामक पुस्तक की रचना किया, वो राजनीति शास्त्र की पुस्तक। चंद्रगुप्त मौर्य सत्ता प्राप्त करने के बाद 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व तक मगध का राजा रहे। इनकी राजधानी पाटलिपुत्र थी, और राजा बनने के बाद एक विशाल सेना की सहायता से, एक विद्वान लिखते हैं कि लगभग 6 लाख सैनिकों की सहायता से प्रोटाक लिखते हैं कि संपूर्ण उत्तर भारत को रोड डाला। जितने छोटे छोटे राजा थे सबके राजा को जीत लिया और मगध में क्या कर लिया, जरूरी था क्या? एक विद्वान ने लिखा ना कि 100 चूहों की अपेक्षा एक शेर का शासन उत्तम है। वाल्टेयर ही ठीक है। 100 चूहों की अपेक्षा एक शेर का शासन उत्तम है। अगर घनानंद होता उस समय उत्तर पश्चिम सीमा पर तो शायद सिकंदर नहीं आ पाता। ये कर लिया, सभी राज्य उत्तर भारत में एक सूत्र में बांध दिया। और 305 ईसा पूर्व में, कब? 305 बीसी में, मतलब सेल्यूकस निकेटर जो सिकंदर का सेनापति था, 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटर के राज्य पर आक्रमण किया। क्यों? क्योंकि भारत के उत्तर पश्चिम सीमा पर जो इंडिया का राज था, सिकंदर ने उसे जीतकर यूनानी राज्य बना दिया था। आक्रमण किया, घमासान युद्ध हुआ 305 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच। इसमें सेल्यूकस निकेटर क्या हो गया? हार गया। और चंद्रगुप्त मौर्य क्या हो गया? जीत गया। तो सेल्यूकस निकेटर ने सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य से क्या कर ली? संधि कर लिया। और संधि करने के बाद इसका 4 राज्य था। कितने राज्य था? काबुल, कंधार, हेरात, मकराना। संधि किया और संधि में कहा कि हमारे 4 यूनानी राज्य आपके सीमा पर, ये 4 राज्य हमारे क्या करो? ले लो। और अपनी बेटी करने लिया, जिसको हेलेना भी कहा जाता है, वह यूनान की राजकुमारी थी। यूनान की राजकुमारी से विवाह हुआ। भारत का प्रथम बिहारी जिनका विवाह यूनान की राजकुमारी से हुआ कौन था? विदेश में विवाह करने वाला प्रथम इंडियन या प्रथम बिहारी यही चंद्रगुप्त मौर्य थे। और हाँ, बिहार के कहाँ के थे? मगध बिहार पटने गया ना है, देखो आज स्टडी कर रहा है। कोई बात नहीं। तो सबसे भारी दुश्मन बता दो ये ना सर, उसको हमको प्रश्न ये कहा कि चंद्रगुप्त मौर्य को 4 राज्य मिला
और कर्नेलिया से इसका क्या हो गया, विवाह हो गया। और यूनान का बहुत बड़ा विद्वान दार्शनिक नाम था मेगास्थनीज। क्या नाम था? मेगास्थनीज को अपना राजदूत बनाकर, पूछा क्या 2 साल पहले कि मेगास्थनीज इंडिया में किस रूप में आया, तो मेगास्थनीज इंडिया में राजदूत बनकर आया था। क्या बनकर आया था? राजदूत बनकर आया था। तो मेगास्थनीज को राजदूत बनाकर किसने, सेल्यूकस निकेटर ने किसके दरबार में भेजा? और सेल्यूकस निकेटर ने एक पुस्तक लिखी, इंडिका। सॉरी, मेगास्थनीज ने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम क्या है? और इंडिका को पढ़ने से मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी मिलती है। प्लूटार्क एक विद्वान है जो लिखते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य ने भी अपने ससुर सेल्यूकस निकेटर को 500 हाथी दे दिया, क्योंकि यूनान में हाथी नहीं था, मगध में तो हाथी ही हाथी था। क्या बोले हैं ना, 500 हाथी उपहार में दे दिया। पराजित कर दिया था। हाँ, हत्या नहीं किया, नहीं हत्या नहीं की, संधि नहीं कर लिया। हमने कहा हार गया ना तो संधि कर लिया, और संधि करने वाले की हत्या नहीं की जाती। सिलेंडर बोल दिया। पुलिस कितना पीटता है जो बहुत नुकायल फिरता है अपराध करके, अब जाकर सिलेंडर बोल हमने गलती किया, हमको बंद कर दिया जेल में, तो कुछ नहीं मारेगा, कोई दंड नहीं मारेगा कि हमको इसको परेशान नहीं किया, ये आके सीधे थाना में हाजिर हो गया। ये हो गया। चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म को मानता था। किस धर्म को मानता था? जैन धर्म को। और इनको जैन धर्म की दीक्षा भद्रबाहु ने दिया। किसने दिया? भद्रबाहु ने जैन धर्म की दीक्षा दिया था। चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में मगध में अकाल पड़ गया। क्या पड़ गया? अकाल। अकाल को दुर्भिक्ष भी कहते। अकाल पर नियंत्रण करने का बहुत प्रयास किया, लेकिन सफलता नहीं मिली। इनको बड़ा दुख हुआ और इस दुख में इन्होंने अपने राजपाट को त्याग दिया, अपना बेटा को क्या बना दिया? राजा बना दिया, और स्वयं अपना राज छोड़ के कर्नाटक, पहले मैसूर नाम था, कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में पहुंच गए। और वहां एक पहाड़ है, उस पहाड़ पर भूखे प्यासे बैठकर लगे तपस्या करने, और उसी पहाड़ पर भूखे प्यासे प्राण को त्याग दिया। जिस पहाड़ पर इनकी मृत्यु हुई उस पहाड़ का नाम है चंद्रगिरी की पहाड़ी। क्या नाम है? हाँ, चंद्रगिरी की पहाड़ी। कहाँ है? कर्नाटक में है। चंद्रगुप्त मौर्य के नाम से चंद्रगिरी की पहाड़ी का नाम पड़ा। काया कलेश के द्वारा, संलेखन के द्वारा भूखे प्यासे की मृत्यु को प्राप्त हो गए। अन्न जल त्याग कर मृत्यु को प्राप्त करने वाला भारत का पहला शासक, सत्ता को त्यागने वाला भारत का पहला शासक, भारत का मुक्तिदाता चंद्रगुप्त मौर्य को कहा जाता है। मौर्य साम्राज्य नाम क्यों रखा? हमने बोला है क्योंकि मौर्य कुल में इनका जन्म हुआ था, अपने कुल के नाम पर उसका नाम रखा। इनके जो खानदान के लोग थे ना पिपली वंश में, वो लोग मोर पालते थे। बात समझ गए? चंद्रगुप्त मौर्य के मरने के बाद इनका बेटा बिंदुसार राजा बना, और बिंदुसार का शासन काल था 298 ईसा पूर्व से 273 ईसा पूर्व। 298 ईसा पूर्व से 273 ईसा पूर्व। एक कंफ्यूजन दूर कर लो, बिंदुसार और बिंबिसार में अंतर है। बिंदुसार मौर्य वंश का और बिंबिसार हर्यक वंश का राजा था। बिंदुसार और बिंबिसार हर्यक वंश का राजा था। बिंदुसार को यूनानी विद्वान अमित्रोचेटस कहते हैं। क्या कहते हैं? अमित्रोचेटस मतलब शत्रु विनाशक, शत्रु का विनाश करने वाला, शत्रु का नाश करने वाला। वायु पुराण में, कौन पुराण? वायु पुराण। विष्णु पुराण ना होगा। पहले हमारी बात समझेंगे तब ना। हमने ये नहीं कहा कि मौर्य वंश की जानकारी किस पुराण से मिलती है, नहीं। हमने कहा बिंदुसार के बारे में। वायु पुराण में बिंदुसार को मद्रसार या भद्रसार कहा गया है। मद्रसार पब्लिक भद्रसार। वायु पुराण में बिंदुसार को मद्रसार या भद्रसार कहा गया है। जैन धर्म के ग्रंथ में, कौन में? जैन ग्रंथ में सिंहसेन कहा गया है।
क्या कहा गया है? सिंह पूछता है कि सिंह किसका नाम है मदरसार का, किसको किस किताब में कहते हैं? ये सब हो गया आपका जीके टाइप का प्रश्न, इसे ही कहा गया है। बिंदुसार के शासन काल में इनका एक राज्य था तक्षशिला, इन्हीं का राज था। तक्षशिला विश्वविद्यालय में 2 बार विद्रोह हुआ। कई बार? 2 बार विद्रोह हुआ। इस विद्रोह को पहली बार दबाने के लिए अशोक को भेजा था। किसे भेजा? अशोक। और दूसरी बार सुशील भेजा था। बेटा था, दोनों बेटे था ना। सही है। 2 बार विद्रोह हुआ, दोनों मरे गए, कोई दिक्कत है? दोनों बेटे था इनका। अब सवाल है काहे विद्रोह हुआ? तो तक्षशिला का जो गवर्नर था उसका नाम था राक्षस। क्या नाम था? जो अपने नाम का मुद्रा जारी कर लिया। क्या कर लिया था? भाई राज हमर तो सिक्का मेरा चलेगा ना। हाँ मेरा फोटो चलेगा ना, कि आपका चलेगा? मेरा चलेगा। तो राजा था बिंदुसार, करवा लिया था वो। इसको डर हो गया कहीं वहां उसको स्वतंत्र न करा ले, तो विद्रोह किया, विद्रोह कर दिया, तो दबाने के लिए अपने बेटा को भेज दिया। बिंदुसार के दरबार में यूनान का एक विद्वान आया था, दार्शनिक आया था, नाम था डाइमेकस। डाइमेकस दूसरा आदमी है, मतलब डाइमेकस वो राजा हो गए, राजदूत है, दुंदु आदमी है, नाम से वो हो सकता है। हाँ। डाइमेकस यूनान का एक दार्शनिक था जो राजदूत बनकर बिंदुसार के दरबार में आया था, और मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, और डाइमेकस को मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी कहते हैं। बेटा था इसका? नहीं, बेटा नहीं था, लेकिन बाद में आएगा तब बेटे ना कहेगा। गलत कि सही? उत्तराधिकारी थे। बिंदुसार ने सीरिया के राजा को टॉलमी फिलाडेल्फस को, किसको? सीरिया के राजा टॉलमी फिलाडेल्फस को पत्र लिखा और कब मांग किया था कि हमें क्या दो? अंजीर, शराब और दार्शनिक की मांग किया था। अंजीर एक प्रकार का फल होता है, अंगूर मत समझेंगे। अंजीर एक प्रकार का फल है जो गुल्लर प्रजाति का फल होता है, मार्केट में मिलता है। मस्तिष्क के लिए बेहद ही, स्मरण शक्ति को बढ़ाने के लिए, मानसिक रोगों को उपचार में बहुत काम आता है, बहुत गर्म होता है ये फल, ठंडे में इसका सेवन करने चाहिए। तो अंजीर, शराब और दार्शनिक भेजा का डिमांड किया था। सीरिया के राजा डाइमेकस टॉलमी फिलाडेल्फस ने क्या किया था? टॉलमी फिलाडेल्फस द्वितीय ने अंजीर और शराब क्या कर दिया, लेकिन दार्शनिक को और क्षमा प्रार्थना पूर्वक शब्दों में चिट्ठी लिखा कि महाराज दार्शनिक कोई वस्तु नहीं है जिसका निर्यात किया जाए। विद्वान दरबार की क्या होता है? शोभा होता है, निर्यात करने की चीज नहीं होती। तो आज की क्लास हम लोगों ने यहाँ तक ब्रेक दिया। कल की क्लास हम लोग अशोक या यहाँ तक लिख लेंगे, फिर अशोक को हम लोग क्या करेंगे? पढ़ेंगे।